नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से आप जानना चाहते हैं और क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी बेंगलुरु की कोगलू लेआउट, किस तरह से सीपीएम और कांग्रेस के बीच में बन गया है सियासी घमासान की वजह। कर्नाटक सरकार ने कचरा फेंकने की जगह को अवैध कब्जों से मुक्त कराया तो केरल के मुख्यमंत्री विजयन को क्यों बुरा लगा। समझेंगे केरल की सियासी दांवपेच और तुष्टीकरण के इस पूरी खेल को। होंगे कई अहम सवाल और जवाब। बात होगी कैबिनेट के बड़े फैसलों की भी और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। इस वक्त सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कोलकाता में पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं अहम बैठक। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर में की रामलला की पूजा अर्चना। नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर तस्वीरों के जरिए 2025 की अपनी यात्रा शेयर की। झुग्गी हटाने पर घिरी कर्नाटक कांग्रेस। बुलडोजर एक्शन साबित हुआ बेअसर। लोगों ने पूछा, योगी मॉडल की नकल या सॉफ्ट एक्शन की मजबूरी। बीजेपी ने लगाया आलाकमान के आगे सरेंडर होने का आरोप। और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आप सबको जानकारी देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। दोस्तों नमस्ते। आज के कैबिनेट में दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, जिसका विवरण अभी दूंगा आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है, वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के दो हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये। दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन, वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा ये। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10 वर्षों में व्हाटएवर आर्बिट्रेशन एंड अदर डिस्प्यूट्स द डिपार्टमेंट हैड फेस्ड, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic manner, और उसके बेसिस पे concession agreement has been modified.
जिससे कि प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट कम हो, रिस्क कम हो और काम तेजी से आगे बढ़ सके। बहुत सारी चीजें, जैसे जितने अप्रूवल्स हैं वो सारे अप्रूवल्स, चाहे फॉरेस्ट का अप्रूवल हो, चाहे वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल हो, all the approvals will be taken well before the project is handed over for construction. लैंड का एक्विजिशन 90% लैंड, प्रोजेक्ट की लैंड अवेलेबल होगी तभी जाके प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए देंगे। जितने भी टाइप के वेरिएशंस होते हैं उन सब वेरिएशंस का प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होगा, सो दैट किसी के डिस्क्रिशन पे वो पेमेंट नहीं रहे। और जब डिस्क्रिशन होता है तो उसमें banks and financing agencies, they take it as high risk. तो इसमें रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाती है वंस वी हैव प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला। स्पेशली जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को जो रिपोर्ट करते हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू गिव द डिटेल्स ऑफ द न्यू कंसेशन एग्रीमेंट। सो दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट एवर टेकन अप इन आवर हाईवे सिस्टम। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट महाराष्ट्र के और आंध्रा तेलंगाना के लिए एक नई लाइफलाइन बनेगा। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स आपके सामने हैं। इसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 27 मेजर ब्रिजेस है इसमें, 164 माइनर ब्रिजेस हैं और 5.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रहेगा, वायाडक्ट पे रहेगा। यानी 5.6 किलोमीटर पूरी तरह से ब्रिज पे रहेगा, जैसे मेट्रो का हम वायाडक्ट देखते हैं ना, उसी तरह का एलिवेटेड रहेगा। ये 5 जगह रेलवे के साथ रेल ओवरब्रिज बनेगा। इंटरचेंजेस होंगे 10 इसके अंदर, मतलब अंदर आना जाना। एंट्री एग्जिट लोकेशन 17 होंगे और रेस्ट एरियाज बनेंगे। कंसेशन पीरियड 20 इयर्स का होगा इसका। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को, टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम सिग्निफिकेंटली कम होगी, 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। 100 kmph के लिए डिजाइन किया गया है, हाई स्पीड है रोड के हिसाब से। रोड और रेल में दोनों का हाई स्पीड की डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। रोड के हिसाब से 100 किलोमीटर की स्पीड रहेगी इसमें, एवरेज स्पीड। डिजाइन स्पीड कितनी है? डिजाइन की मैक्स स्पीड 120। डिजाइन में मैक्स स्पीड 120 kmph रहेगी और हर जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। जहां पर भी रेलवे स्टेशन हैं, जहां पर एयरपोर्ट्स हैं, जहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, गतिशक्ति इकोनॉमिक नोड्स हैं, उन सबको इसमें जोड़ा जाएगा। 2 पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, चेन्नई पोर्ट के साथ और हजीरा पोर्ट के साथ। और कोपरती और ओरवकल, ये दोनों जो इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं, इन दोनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। सेकेंड प्रोजेक्ट उड़ीसा का है, नेशनल हाईवे 326 उड़ीसा के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने वाला है। ये कोरापुट एरिया है, ये वाला एरिया कोरापुट एरिया है। यहाँ से अंदर ही अंदर रायगढ़ होते हुए मोहना, यानी आपके कोस्ट से काफी दूर है, काफी इंटीरियर एरिया है। इस हाईवे का वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कैबिनेट में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। 206 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1526 करोड़ रुपीस का होगा और ये गवर्नमेंट के पूरे इन्वेस्टमेंट ईपीसी मॉडल पे ये किया जाएगा। गजपति, रायगढ़ और कोरापुट, ये तीनों की तीनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये तीनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और विशेषकर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कॉफी का एक बहुत अच्छा नया ब्रांड बन रहा है, कोरापुट कॉफी। कोरापुट कॉफी, तो कोरापुट कॉफी के लिए एक सिग्निफिकेंट नई मार्केट कनेक्टिविटी, मार्केट लिंकेज इससे क्रिएट होगी। जैसे अरकू कॉफी बहुत फेमस हुई है, वैसी कोरापुट कॉफी भी फेमस हो रही है, वर्ल्ड में एक बड़ी नई ब्रांड बन रही है।
दूसरा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी एल्यूमिनियम की और दूसरी इंडस्ट्रियल मेटल इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उन सब के लिए भी इस कॉरिडोर से बेनिफिट होगा। अश्मित बिल्कुल आईआईटी कानपुर की तरह बैठा है। आईआईटी में हमारे यहाँ सीढ़ियों चेयर पे बैठना पसंद नहीं करते थे लोग, सीढ़ी पे ही बैठना पसंद करते थे। ये इसके बेनिफिट्स हैं प्रोजेक्ट के। खासकर विशाखापट्टनम और रायपुर से कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से क्लियर होगी और ईस्टर्न और सदर्न उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी इससे बढ़ जाएगी और गोपालपुर पोर्ट के लिए मूवमेंट बढ़ेगा, ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा बाय 3 आवर्स। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म को हम देखें तो इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में जून के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए के, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,1,31,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज 28,000 करोड़ रुपीस के, पीएम आवास योजना में घर 5,36,000 करोड़ के, ओवरऑल करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में अप्रूव हुए। दिस इज अ वेरी वेरी मेजर फाउंडेशन फॉर द विकसित भारत। और जिस तरह से भारत चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी से तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। साथियों, आप सबको आगामी नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हो तो लेंगे, नहीं तो फिर आज आप सबके साथ एक बीच में कॉरिडोर में छोटा सा साथ में बैठ के जलपान होगा। आज अदर देन दिस कुछ भी नहीं है। एक तरफ यहाँ से अदर देन दिस कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 54 पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप 4-5 लोग क्वेश्चन कर लें फिर जवाब दें। 54 आज वैसे हमने क्या वड़ा पाव रखा है और उड़ीसा का रखा है और हेलो यस करेक्ट पाव भाजी भी जी, वो भी है सर, उड़ीसा का मीठा भी है। अच्छा। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। आज सुबह से एक खबर सब जगह चल रही है जिसका आपने लास्ट में जिक्र किया कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हैं, तो इस पे थोड़ा सा व्याख्यान देते हुए जनता को बधाई। कैबिनेट ब्रीफिंग में नहीं देते, मैंने आपको जस्ट एक कहा कि जैसे हम चौथी से तीसरी की तरफ जा रहे हैं उसमें ये फाउंडेशन, आज के फैसले फाउंडेशन है। अपन ने एक अच्छा प्रोटोकॉल यहाँ पे बनाया और इसमें आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, मेरे से ज्यादा आपका डिसिप्लिन है। तो 22 आवाज Sir, so as you said, this Maharashtra project is one of the biggest BOT project, and The we see that biggest. this one of the biggest. the biggest Okay, sir. Sorry. So BOT has not been happening for quite long time. So do you think that this is the beginning of BOT coming in a big way, both in road and also we know that railway is also looking at more PPP. Can you give little details? 10 in आपने third जब line. मैंने कंसेशन एग्रीमेंट के बारे में बताया था तब आप थे या लेट आए ना? सर, मैं 10 अजय हूँ सकाल न्यूज़पेपर से। ये जो महाराष्ट्र वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लैंड एक्विजिशन का किस तरह से है और इसमें स्टेट का फाइनेंशियल कुछ कंपोनेंट होगा या नहीं होगा, ये एक बताइए। लैंड एक्विजिशन हो गया या नहीं हो गया? छोटी सी पर्ची पे लिख के देखो। एग्जाम ऐसे ही पास करते थे हम पर्ची से। 107 एक सेकंड यार, माइक ले लें, अपना परिचय भी दे दीजिए जी। Sir, I am Digambrusi from Prameya, Odia, Delhi. Sir, as you said, there are some projects from Odisha also connected to Odisha. What is the timeline and how do you think that they will facilitate the development in Odisha? Thank you, sir. And Happy New Year to you, sir. राइट साइड से कोई या लेफ्ट सेंटर में?
right? 145. Yes. दीजिए. Yes, mic. मैं महेश केजरीवाल मेरा सर सवाल ये है कि जो कॉरिडोर की बात आपने की है इसमें पीपीपी मोड भी कुछ है, अगर है तो इसमें रोल क्या होगा पीपीपी मोड का? ठीक है, थैंक यू सर. और कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई और है क्वेश्चन पूछने के लिए? मेजर क्वेश्चंस हमारे बीओटी पीपीपी से रिलेटेड है. आई वुड लाइक टू रीआइटरेट फॉर द फ्रेंड्स हु केम बिट लेट इन द मीटिंग, इन द ब्रीफिंग. दिस इज the Nashik to Solapur project is the largest PPP BOT based project in the highway sector. 19,000 crore rupees का इन्वेस्टमेंट है इसमें. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पिछले हाईवे का जितना एक्सपीरियंस है पीपीपी का, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, डीप एक्सपीरियंस है, काफी लंबे समय से पीपीपी हाईवे में हो रहा है. ऐसे में वॉट एवर इश्यूज वी हैव फेस्ड इन द पास्ट, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड, रिस्क शेयरिंग से रिलेटेड, ट्रैफिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड, कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, all those issues have been studied in deep detail, and basis that study many new improvements have been done in the concession agreement. Fundamentally, the concession agreement is now a much more risk-balanced concession agreement, which basically means अगर upside है तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, डाउनसाइड है प्रोजेक्शन से ज्यादा तो उसको रिस्क को मिटिगेट करे. विच मीन्स कि अगर कोई फ्यूचर में वेरिएशन होता है तो उसका एक प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होना चाहिए, so that it is not left to the discretion and it is done as per a clearly defined quantitative formula where the judgment is not there, where the measurement defines what needs to be done. Third, payment terms and the revenue projections, उनका बहुत केयरफुली इसमें मिटिगेशन किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके हाईवे में. और एक बार ये मॉडल अगर यहाँ पे बनता है तो उस मॉडल का बाकी इंफ्रा सेक्टर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो. उन सब में इस तरह के लर्निंग्स का बेनिफिट लिया जा सकता है. तो ये पीपीपी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं. क्वेश्चंस का आंसर है उड़ीसा के प्रोजेक्ट से बहुत मेजर बेनिफिट होगा. जो हमारे भाई जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप देखो ये उड़ीसा का पूरा इंटीरियर एरिया है, कोरापुट से लेके रायगढ़, रायगढ़ से लेके गुणुपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा और आगे जाके हमारे मोहना तक जाने वाला, इस एरिया का पूरा डेवलपमेंट इस हाईवे पे डिपेंडेंट है. इसीलिए इस हाईवे को मेजरली इंप्रूव किया जा रहा है और इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वाइडनिंग कर रहे हैं. और इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का लगेगा, भारत सरकार का लगेगा. दिस विल बी अ मेजर बेनिफिट फॉर द एंटायर इंटीरियर एरिया ऑफ ओडिशा. 2 years. स्टेट का कंपोनेंट है क्या इसमें? नासिक वाले में नहीं है ना? नासिक वाले में स्टेट का कोई कंपोनेंट नहीं है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग और पीपीपी फंडिंग बेस्ड है. और लैंड एक्विजिशन कितना हुआ है? लैंड एक्विजिशन का क्वेश्चन था. इसमें 3,122 हेक्टेयर्स का लैंड एक्वायर करना है, जिसकी कॉस्ट करीब 3,853 करोड़ रुपीस है. आउट ऑफ दिस 3,853 करोड़ रुपीस 4% is already dispersed to the landowners. 80% of the cost is vested with the government through 3D notification, and balance 60% notification will be now done. Will be done in the coming time, coming days, coming weeks. नहीं, ये कैबिनेट से, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं. कैबिनेट में एमसीए नहीं जाता है.
when this MCA will be approved? It takes time. MCA जल्दी अप्रूव हो जाएगा ना, MCA का तो बहुत अच्छा सिस्टम है, PPP ऐसी बना हुआ है इसके लिए ऑलरेडी। दीपक को आंसर पता है लेकिन क्वेश्चन पूछना है, चेक करता है बार बार कि मंत्री को आता है कि नहीं आता है। चले, थैंक यू, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आप सबसे अनुरोध है कि ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के विषय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि दो बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है कैबिनेट से, जिनकी लागत 668 करोड़ रुपए है और ये दो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। दरअसल एक मुंबई से चेन्नई कॉरिडोर के तहत का एक सेक्शन है जो कोई नासिक से सोलापुर, जिसको 6 लेन किया जाएगा और 6 लेन करने में जो नासिक से सोलापुर की दूरी है 432 किलोमीटर से घटकर 374 किलोमीटर रह जाएगी। यानी कि जो नया अलाइनमेंट है उसके तहत अब नासिक और सोलापुर और नज़दीक हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ उड़ीसा में NH 326 को वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग यानी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा कोरापुट से मोहना तक। तो ये दो बेहद महत्वपूर्ण हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, रेल रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको 20,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बनाए जाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सूरत चेन्नई का जो यात्रा का समय है इसके बाद 31 घंटे से घटकर महज 17 घंटे में रह जाएगा। तो किस तरह से तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। और केंद्रीय मंत्री ने एक और जानकारी दी कि जून में जब से तीसरा टर्म मोदी सरकार का आया है उसके बाद से बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया है, जिसमें 43 रेलवे के प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं, 1,52,000 करोड़ के, 2,18,000 करोड़ के हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, 1,31,000 करोड़ रुपए के मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा 7,000 करोड़ के 4 नए एयरपोर्ट्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगातार तेजी से काम कर रही है मोदी सरकार और आज केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के जरिए एक और उसका नजारा, एक और मुजाहिरा देखने को मिला। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस वक्त की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से केरल और कर्नाटक पूरे जो दक्षिण भारत की सियासत है वो चल रही है और उसमें तुष्टीकरण का तड़का किस तरह से लग रहा है, ये आपको बताएंगे, समझाएंगे ब्रेक के बाद। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त की शुरुआत करेंगे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना योगी सरकार से करते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बेंगलुरु में एक कॉलोनी में सालों से, वर्षों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपना रही है। तो इस पूरी सियासत को समझने की जरूरत है कि किस तरह से पिनराई विजयन कर्नाटक की सियासत में कूदे और अगर कूदे उन्होंने कमेंट किया तो क्यों किया। मुख्यमंत्री विजयन ने कांग्रेस के वोट बैंक पॉलिटिक्स पर चोट करते हुए कहा कि बुलडोजर एक्शन ने 200 मुस्लिम परिवारों को घर से बेदखल कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान की झिड़की के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कह रहे हैं कि सभी अवैध कब्जाधारियों को पुनर्वास के तहत घर दिया जाएगा और सिर्फ घर ही नहीं दिया जाएगा, उन्हें 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ ये अवैध कब्जादारी भी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इनको घर के साथ में कंपनसेशन दिया जाएगा। तो आप इस बात को समझिएगा क्योंकि ये जो कब्जाधारी थे, अवैध कब्जाधारी थे, ये मुस्लिम थे
और तुष्टीकरण की जो सियासत है वो वहीं से शुरू होती है। बीजेपी ने राज्य के नेतृत्व पर आलाकमान के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। साइबर सिटी बेंगलुरु में 400 से ज्यादा घरों को गिराने का मामला काफी उसने तूल पकड़ लिया है। कर्नाटक सरकार का पहला बुलडोजर एक्शन ही विवादों में घिर गया है। दरअसल पिछले वर्षों में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर लोगों ने झुग्गी डालकर इसे एक कॉलोनी की शक्ल दे दी थी। सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे को लेकर कर्नाटक सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कड़ा एक्शन लिया, जिसमें सैकड़ों लोग, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बेघर हो गए। लेकिन बुलडोजर के एक्शन पर सवाल पूछ लिया विजयन ने। कांग्रेस सरकार को विजयन के सवाल के बाद कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि विजयन ने ऐसा सवाल किया था जो बहुत चुभ रहा था कर्नाटक की सरकार को, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि मुस्लिमों का अवैध कब्जे का ही सही घर गिराना कहीं ना कहीं उनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी है उससे इतर हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सामने आए, उन्होंने कमान संभाली और कहा यह कोई तुष्टीकरण की कार्रवाई नहीं है। मुख्यमंत्री ने रिहैबिलिटेशन देकर अपने लोगों को सुविधा देने की बात कही है। किसी अवैध घुसपैठिए का सवाल नहीं है, ये जेन्युइन लोगों को सुविधा दी जा रही है। उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के पास एक झील के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए सैकड़ों घर शहर के कचरे के निस्तारण के लिए छोड़े गए थे, लेकिन निवासियों का तर्क है कि उन्हें बगैर किसी पूर्व सूचना के उनका घर जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल पर राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। एक आधिकारिक बयान में बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने कहा कि बुलडोजर एक्शन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया गया था, लेकिन केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम सिद्धारमैया को अब पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और उन्हें अन्य जगह पर पक्का मकान देने का आश्वासन देना पड़ा है। यानी कि जो बाशिंदे हैं दरअसल वो ज्यादातर उनमें केरल के हैं, लेकिन सियासत और चुनाव केरल की भी है, तो कर्नाटक के साथ साथ केरल को भी साधने की कोशिश कर रही है कर्नाटक की सरकार। सवाल यह है कि योगी मॉडल पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों के लिए यह देखना जरूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सकता। वोट की सियासत में इसे लोग जाति धर्म के खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार का इकबाल कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आता है। तो सरकार का इकबाल सिर्फ बुलडोजर के जरिए नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कार्रवाई करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके जरिए आता है। और योगी ने वो इसलिए कहा जाएगा कि दिखाया है क्योंकि जो काम बेंगलुरु में हुआ वो दम तोड़ता हुआ नजर आता है। बीजेपी ने बुलडोजर एक्शन पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा बीजेपी की तरफ से, क्या कहा गया, आइए देखते हैं। It's very clear the illegal migrants from Bangladesh, they are the people illegally who come from Bangladesh. They have created here mini Bangladesh in a systematic manner. They have come to West Bengal, from there to soft landing in some of the neighboring states like Kerala, Andhra Pradesh. They had a soft landing, and they later on they have entered into Karnataka. And there's a racket, there's a modus of operandi. One Mr. Wasim and many other people, they have been doing very systematically. They have enabled and facilitated these people to settle here. This illegal Bangladeshi, their background has to be clearly checked. तो बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण ने दूसरा सवाल खड़ा किया। उन्होंने अभी कहा कि ये दरअसल केरल के लोग नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो यहां पर आए हैं। इनका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है और इनको केरल का बता करके जिस तरह से इसमें कांग्रेस की कर्नाटक सरकार सियासत कर रही है वो भी देखने की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता आर अशोक ने भी कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। They are, I think, 100% they are from Bangladesh. I asked everybody. They are telling Andhra, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal. They are telling. In the Google, they are telling last 24 years we are staying here. Last 24 years. See, this is the Google map. All green, green, green is there. There is no house. 1 year back, Google map. Google map is false. Mr. Siddaramaiah, Google map is false. See here. Now, all are become red, red, red. Means, this Congress government making the
Bangla hubs in Karnataka. तो इसमें कई सारे झोल है आरोप प्रत्यारोप में। अब आपने देखा कि किस तरह से कहा गया कि ये दरअसल पिछले 20 वर्षों से यहां बस रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता ने साफ तौर पर गूगल मैप के जरिए दिखाया कि 1 वर्ष पहले यहां कोई नहीं था, पिछले 1 साल 1.5 साल के बीच में ही लोगों को बसाया गया है। और अब कर्नाटक सरकार गलत बयानी कर रही है। कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की कार्रवाई से ये दरअसल नहीं है और ये जो गरीब गुरबे हैं या जो केरल राज्य के लोग हैं उनको बसाया जा रहा है। What is the interest of Kerala and Karnataka's Kogilusa? We don't want any Keralites. Our chief minister, let it do his job. We will do our job. और कर्नाटक सरकार के झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन का जायजा लिया डीडी न्यूज की संवाददाता ज्योति ने। तो ये देखिए कि किस तरह से क्या कुछ ज्योति बता रही है इस पूरी रिपोर्ट पर। की यलहंका की कोगिल क्रॉस में अवैध कब्जा हटाने की मामला न ही केवल राज्य भर में देश भर में बहुत विवादास्पद हो चुका है। दिसंबर 20 में कर्नाटक सरकार ने यहाँ पे अवैध कब्जा के जो घर था उसको बुलडोजर लाकर हटाया है। यहाँ पे 200 से ज्यादा घर था। मैं उसी जगह पे हूँ, आपको यहाँ की नजारा दिखाती हूँ। मेरे कैमरामैन यहाँ पे पैन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से ज्यादा घर था। दिसंबर 20 को यहाँ पे कर्नाटक का सरकार बुलडोजर लाकर इस घर को गिराया है। तो बीजेपी लीडर्स का कहना है यहाँ पे थोड़ा एनक्रोचमेंट हुआ है, रोहिंग्यास यहाँ पे आकर रह रहे हैं। तो अभी उस दिन से लेकर यहाँ तक ये लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ पे आज बीजेपी लीडर्स यहाँ पे इस साइट को विजिट किया है। उनके ऑब्जर्वेशन के तहत वो कहते हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ पे रह रहे हैं। तो कर्नाटक सरकार को कुछ भी अगर एक्शन लेना है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है तो उन्हें सब कुछ खड़ी नजर से देखना चाहिए। कैमरा पर्सन बालकृष्ण के साथ ज्योति दफेदार, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनके साथ ही साथ हमारी संवाददाता ज्योति भी बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ उत्कर्ष केएस जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं और ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ी। कांग्रेस के प्रतिनिधि शीघ्र हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ज्योति, हम सबसे पहले आपके पास आए और जो ग्राउंड सिचुएशन है वो जानने समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पूरी स्टोरी है आपने जो फाइल की है इसमें बहुत सारे झोल जो हैं वो पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए आरोप प्रत्यारोप के दौरान ये देखने में आता है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये घर जो है 20 वर्ष पहले ही यहां पर लोग रह रहे थे, जबकि बीजेपी के नेता ने गूगल मैप से दिखाया कि भाई ये 1.5 साल पहले तो पूरी हरियाली थी, ये सब पूरा खाली था, यानी कि पिछले 1.5 साल पहले ही इन पर अवैध कब्जा लिया गया। ये कहा जा रहा है कि ये लोग केरल के हैं, जबकि सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि केरल के नहीं है, रोहिंग्या भी हैं, इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं। तो सच्चाई क्या है ऑन ग्राउंड आपने जाकर देखा, और आम लोग जो है उनका क्या रिएक्शन इस पूरे प्रकरण पर? निखिल जी, आज मैं खुद कोगिल क्रॉस वहां पे गई थी, वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो वो लोग कहते हैं कि जो बेघर हो चुके हैं वो लोग कह रहे थे कि हम यहाँ से 20-25 साल से यहाँ से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो अगर यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन बहुत लोगों को कन्नड़ा लैंग्वेज ही नहीं आ रहा था। मतलब अगर आप इतने सालों से रह रहे हैं तो कन्नड़ा तो आनी चाहिए। तो ये पहली बात है। बहुत लोग उनके साथ डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट था, दिखने में भी आज बीजेपी लीडर्स वहां पे विजिट भी कर चुके हैं। उनके साथ बातचीत हुआ ना, उस वक्त थोड़े लोग बहुत कंफ्यूज थे, बहुत मतलब डाउटफुल थे उनके बातें। वो कह रहे थे कि हम 20 साल से रह रहे कि कन्नड़ा नहीं आ रहा है। तो वहां पे 14 एकड़ है, जो 14 एकड़ जो जमीन है वो तो एनक्रोचमेंट हुआ है। तो सरकार की निगरानी से हुआ है, ये है बीजेपी का लीडर्स का आरोप है। लेकिन मैं वहां पे लोकल इंजीनियर से, वहां पे सिविल इंजीनियर से मैं बातें करते हुए थोड़ी बात मुझे समझ में आई। वो कह रहे थे कि वहां पे क्वारी है, वहां पे थोड़ी माइनिंग चल रही है, तो इतना हीट जनरेट हो रहा था, बहुत सालों से यहाँ पे लोग नहीं रह सकते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी केमिकल मिक्स हो चुका है। तो वो लोग कह रहे हैं ना, हम 20 साल से यहाँ पे है, 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वैसा तो नजर नहीं आ रहा था। जो लोग हैं मतलब उनका घर जो है वही से बहुत कंजेस्टेड एरिया में, वहां पे 2 लेआउट है, 2 लेआउट में भी इतना लोग थे, लेकिन उनका जो बिहेवियर था, उनका बात करने का तरीका था, वो थोड़ी डाउटफुल थी। तो बीजेपी लीडर्स आज वहां पे विजिट किए थे, उन्होंने उनके साथ भी बातचीत की। तो वो लोग क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये जो
लोग हैं, ना ही केवल राज्य के नहीं है, देश के भी नहीं है, वो बांग्लादेश से वहां से यहाँ पे आए हैं। जो बांग्लादेश से रोहिंग्या यहाँ पे आते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो 20,000 दिए तो उन्हें फेक सर्टिफिकेट, फेक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सो ये लोग ये डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो जब से केरला सीएम पिनराई विजयन इस मामले में एंट्री हो चुके हैं, पहले तो डीसीएम हो, सीएम हो, उन्होंने कह रहे थे कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट हुआ है, अवैध तरीके से कब्जा हुआ है, तो इन लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब सीएम पिनराई विजयन और केसी वेणुगोपाल जी का एंट्री हुआ, तब से ये लोग यू टर्न ले रहे हैं। मैं और एक बात आपकी कंसिडरेशन में लेना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लड हुआ था, नॉर्थ कर्नाटका में हो, गदगा, बल्लारी, रायचूर, वहां पे इतने फ्लड हो चुका था, प्रवाह आ चुका था, अभी तक उन लोगों को कुछ भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला है ठीक तरह से। लेकिन यहाँ पे जो अवैध कब्जे की हटाने के बाद ही, तुरंत बाद ही सीएम सिद्धरामैया जी ने 5 लाख कॉम्पनसेशन उन्हें अनाउंस किया है, और उसी जगह से 1 या 10 किलोमीटर के पास ही उन्हें घर बनाने की आश्वासन भी दिया है। तो ये बात बहुत ही क्वेश्चन अराइज करता है, क्योंकि जो लोग इतने सालों से, इतना महीनों से फ्लड अफेक्टेड है, उन लोगों के लिए आपकी कोई नजराना नहीं है क्या? उनका उन लोगों के प्रति कोई कंसर्न नहीं है क्या? जब यहाँ पे जो 80 to 90% जो है मुस्लिम जो लोग हैं, जो बेघर हुए हैं, इसके लिए इनके लिए कंसर्न नहीं है। जो बेघर हुए हैं उनमें बहुत लोग मुस्लिम हैं, इसलिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स। ऐसे बीजेपी का कहना है। और मैं वहां पे देख रही थी नजराना, वो लोग मतलब सब कुछ वहां पे इकट्ठे थे, वहां पे फूड वो सब लंच करने के लिए, सब कुछ मतलब कोई वो प्रॉब्लम में है ऐसे नजर नहीं आ रहा था। उनके बातों से ये तो नजर आ रहा था ये कोई कन्नड़ा लोकलाइट नहीं है, यहाँ रूल्स है, कर्नाटका में रहना चाहिए, 10 साल से कर्नाटका में रहना चाहिए, ये प्राइमरी रीजन है उनको घर देने के लिए। लेकिन उनके बातचीत से ऐसे तो नहीं लग रहा था कि वो क्योंकि वो लोकलाइट्स है, उसमें ये तो नजर आ रही थी वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ज्योति, आपका रियलिटी चेक निश्चित तौर पर बहुत कारगर रहा है। और इस बीच में पवन पटेल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। और ज्योति ने ग्राउंड रिपोर्ट दी हमको, वहां जाकर उन्होंने जायजा लिया और रियलिटी चेक भी किया। विनोद जी, इस पूरी सियासत के कई सारे आयाम हैं। शुरुआत होती है योगी आदित्यनाथ मॉडल को कॉपी करने से, लेकिन इसमें आ जाती है मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी, क्योंकि विजयन ने उसमें एक पेंच लगा दिया, तो कांग्रेस आलाकमान को यह लगने लग गया कि ये तो फिर हमारी जो पॉलिसी है उसके विरोध में हो जाएगा। तो जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जा रही थी बुलडोजर एक्शन पे, वो टाए टाए फिस हो गई। और अब ये तीसरा, जब जो ज्योति ने रियलिटी चेक किया है और जो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कहा है कि ये तो मामला ही दूसरा नजर आ रहा है। कभी बताया जा रहा है 20 साल से लोग रह रहे हैं, जब वहां पे जा रहे हैं तो देखकर पता रहा है कि लोगों को कन्नड़ भाषा तक नहीं आती है। निखिल, वैसे आपके जो आपने अभी तक ज्योति की रिपोर्ट से और ज्योति की बातों से सुना है, मैंने एक बीजेपी नेता का जो आपने साउंड बाइट चलाया था, तो वो भी इसको वोट चोरी कह रहे हैं, और ये वोट चोरी कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस देश में ये सियासत, ये कौन सी सियासत है कि आप देखिए कि बांग्लादेश से चला हुआ रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है और वहां जम्मू कश्मीर में उसके अपने आवास बन जाता है। जम्मू कश्मीर में सरकार जो होती है उसके लिए सारे राशन पानी सारा इंतजाम शुरू करते हैं, क्योंकि वो बन जाता है कि उसके पास जो कार्ड है, उसके पास जो आधार कार्ड है, उसके पास जो कार्ड होता है वो पश्चिम बंगाल के किसी बीरभूम का होता है, किसी मिदनापुर का होता है। आप इस तरह से देखिए कि पूरे देश में जो एक नेटवर्क फैला है, जो अवैध कब्जे का, जब आप देखते हैं कि शहर के इन जगहों पे आप देखेंगे, अभी आप पश्चिम बंगाल चलिए, ममता बनर्जी इसको एक कल्चरल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं कि आप बंगाली भाषा के खिलाफ में इस तरह की चीजें हो रही है कि आप देश में हर बंगाली भाषा को आप बांग्लादेशी कह देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आप ये देखिए कि जो ज्योति बता रही थी, जो क्लेम कर रहे हैं वहां जहां पे कचरा डालने की वो जगह थी, पूरे शहर का कचरा जहां फैला था, उस 5 एकड़ जमीन पे कैसे ये पूरा घर बनता चला गया इस पिछले 2-3 सालों में, और सरकार को पता नहीं चला कि ये कहां के लोग हैं, कहां से आ रहे हैं। चूंकि विजयन अभी बुरी तरह से लोकल बॉडी इलेक्शन में हारे हैं और वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट से कांग्रेस पार्टी वहां जबरदस्त जीत की है, तो उन्होंने एक ट्विस्ट दे दिया
और आप ये सरकार का इकबाल देखिए, जो आपने रिपोर्ट में बता रहे थे, सिर्फ एक विजन के एक ट्वीट से इनका पूरा इकबाल धराशायी हो जाता है और अगले दिन पूरी सरकार उसके यू टर्न हो जाती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके पैकेज बनाने के लिए। अभी देखिए आप वहां भंडारा जैसे प्रोग्राम सब चलना शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि ये योगी मॉडल की आप बात करते हैं जब कभी, तो उसके लिए इकबाल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। बुलडोजर जाति धर्म नहीं देखता। अभी आपके यूपी में बुलडोजर ने जो जहां एक्शन लिया है वहां गरीब घर के मकान बने हैं माफियाओं से, जो जमीन खाली कराया गया है। तो ये देश देख रहा है। आप जो सियासत केरल वर्सेस कर्नाटक कर रहे हैं वो भी देश देख रहा है। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल हैं पवन पटेल जी, आपके पास आते हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है और यही वजह है कि उसने यू टर्न लिया। पहले कह रहे थे कि सबको जमींदोज किया जाएगा, गिराया जाएगा, गिराया भी गया, लेकिन अब रिहैबिलिटेशन और नया मकान देने की बात कहने लगी उन लोगों को जो अवैध कब्जाधारी हैं। तो ये चीज जो सामने आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तो भाई जो कांग्रेस आला कमान है उसके कहने के बाद ये सारा एक्शन आया है। क्या है आपका टेक, क्या कहते हैं आप? नहीं देखिए, एक तो चैनल के माध्यम से मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो। और दूसरी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2-3 गिने चुने के तुष्टीकरण कुछ भी होता है, कहीं एक 2-3 वर्ड है वो हमेशा फिट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई अचीवमेंट है नहीं। उन्होंने क्या किया है ये बताने के बजाय कांग्रेस क्या है ये बताने में भारतीय जनता पार्टी के महारत ज्यादा हासिल है। किसी भी नेता को देख लीजिए, अपने काम को नहीं बताएगा, चाहे चुनाव में चाहे कहीं भी हो। ये जो बोल रहे थे कि अब यू टर्न हो गया, वो हमारा बुलडोजर टाँय फिस हो गया, टाँय फस भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर होता है जब अपने पराये के हिसाब से होता है। वहां पे देखा होगा आपने, जब यूपी में कुलदीप सेंगर के ऊपर बुलडोजर उनके घर पे नहीं चलेगा, दूसरे गरीब के ऊपर उनके यहाँ बुलडोजर चल जाता है। तो देखिए, बुलडोजर की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब वहां पे जैसे आपके ग्राउंड रिपोर्ट से उन्होंने बताया कि वहां कचड़े थे, कचड़े वाली जमीन थी, वहां स्वास्थ्य की कई सारी इस तरह की परिस्थितियां आ रही, तो उस कारण से वहां पे इस तरह की कार्यवाही की गई। आदरणीय DK शिव कुमार जी ने मीडिया के सामने सबके सामने बोला कि पहले उनको नोटिस दिया गया, एक समय सीमा के अंदर जब नहीं हटाए तब इस तरह की कार्यवाही की गई। और उसके बाद वो भी यही बोल रहे हैं कि जो पात्र हैं, जो वहां पे हैं, पात्र हैं, जो अवेलेबल उनके लिए, पात्र लोगों के लिए राजीव जो पुनर्वास है और जो स्लम वहां का जो बोर्ड है, उस बोर्ड के तहत उनको मकान दिए जाने का प्रयास किया जाएगा, उनको मकान दिए जाएंगे। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कहीं तुष्टीकरण है, कहीं कुछ है। हम कहते हैं तुष्टीकरण की बात है, अगर होती सब कुछ तोड़ दिया, सरकार को तो सब कुछ पता ही था ना। अगर वो पहले ही तोड़ना होता तो उनको ऐसा तो नहीं था कि नहीं पता था, या बाद में पता पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने बताया, या फिर ग्राउंड में जो रिपोर्ट कर रहा है उसके पहले सरकार को नहीं पता होगा। यहाँ जिस तरह की कार्यवाहियां हो जाती है, हर शहर में इस तरह की कार्यवाहियां होती, झुग्गियां बन जाती हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जाता है। जो लोग लीगल हैं, जो लोग एक्चुअल हैं, उनको दूसरे जगह अलॉट किया जाएगा। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी और की जमीन पर झुग्गी बसा लेने से लीगल कैसे हो जाएंगे? पात्र हो सकते हैं। आपने कहा कि पात्र, इसका सवाल, इसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता उत्कर्ष जी देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, आपने कहा कि जो लोग लीगल हैं, लीगल तो कोई हो ही नहीं सकता, इलीगल जमीन पर आप लीगल कैसे हो सकते हैं? बहरहाल इसका जवाब, इसका ये मेरा तर्क है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी बात से आया। लेकिन उत्कर्ष केएस जी आपके इस बात का जवाब देंगे कि सारी बातों को आप कहते हैं कि बीजेपी ये कहती है कि भाई ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी पात्र लोग हैं राज्य की योजनाओं के तहत उनको घर दिया जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? उत्कर्ष जी। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में व्यस्त है। दूसरी बात यह है, आज कर्नाटक सरकार को चलाने के अधिकार केरल से आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, KC वेणुगोपाल कौन है सरकार की मुख्यमंत्री को आदेश देने के लिए? वो कोई संविधानिक कुर्सी में बैठा है क्या कर्नाटक में? वो कौन है आदेश देने के लिए? तीसरी बात यह है, आप देखिए, वो सब लोग अवैध निवासी है। मैं उसी जगह से आता हूं भाई, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, BPL कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, और उनको कन्नड़ भाषा भी मालूम नहीं है। वो सब लोग बाहर से आके यहाँ सरकार जमीन को कब्जा करके रखा है। और लेकिन खुद अब आप देखिए, सिद्धरामैया ने उनका फेसबुक और ट्विटर में ट्वीट किया है, वो सब इलीगल रेसिडेंट्स है, इलीगल घर को निर्माण करके रखा है। लेकिन अब मैं आपके सामने पूछना चाहूंगा, किस आधार पर आपने घोषणा किया इन अवैध निवासियों को? अब किस आधार पर घर देने के लिए कोशिश करे सरकार? लेकिन बात तो है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण करने के लिए सरकार, आज कांग्रेस की सरकार सिद्धरामैया नेतृत्व में कर्नाटक में करे, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है।
तो इसका जवाब चाहिए पवन जी। ये कह रहे हैं केस मुझे लगता है कि पवन जी का संपर्क टूट गया है, लेकिन विनोद मिश्रा जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये कैसे संभव है कि अगर किसी दूसरे राज्य में, और दूसरे राज्य का नेता वो कांग्रेस का ही सही, केसु वेणुगोपाल, जब ये कहा जा रहा है केसी वेणुगोपाल, तो ये केरल की भी सियासत इसमें जुड़ती है विनोद जी, और साथ ही साथ आला कमान का ऑर्डर भी जुड़ता है। और ये लगता है कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो उसमें कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कहती है कि भाई अवैध बांग्लादेशी होने की संभावना वहां ज्यादा है। ऐसे लोग जिनके पास ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना कोई कागजात हैं, और वो कन्नड़ भी नहीं बोल पा रहे। देखिए निखिल, अभी उत्कर्ष जी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके, और इसके बाद जो कहा गया कि उसने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से बात भी की थी। अब केसी वेणुगोपाल का तर्क है कि इनको मानवता के आधार पे इनको इस तरह के सर्दी के मौसम में इस तरह से नहीं हटाना चाहिए, और इनके लिए तुरंत कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि ये गरीब लोग हैं और मानवता है, ह्यूमैनिटी की बात उन्होंने बात कही थी। उन्होंने ये बात नहीं की है कि केरल से लोग हैं या कहाँ से लोग हैं, उन्होंने सिर्फ उनका इतना था उसमें टेक कि इसको आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देखिए और इसको कंपनसेट कीजिए। अब ये सवाल तो है कि क्या पूरे कांग्रेस सरकार जो है वो एआईसीसी के और आला कमान के सिर्फ एक हुक्म से सरकार जो है वो झुक गई? तो ये बात विजय अभी जो उत्कर्ष जी कह रहे थे, ये आरोप तो लगेगा, क्योंकि अब डीके शिव कुमार अपना फेस सेविंग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर केरल का भी है तो क्या हुआ, हमारी सरकार जो है वो कर्नाटक के लोगों के लिए बात करेगी। तो विजयन को आप एक तरह से उनको ये बता रहे हैं कि हमको आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ा है कि उनको लगता है कि विजयन ने चूंकि इसमें एक कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर लिया है कि वो सारे मुस्लिम हैं, और वो ये एक चेहरा आपको दिखा रहा है कि आप देखिए वो केरल के मुस्लिम थे और उस पे आपने वहां उनको घर को बुलडोज कर दिया है, जो योगी मॉडल है। तो सीधे सीधे आपको केरल में अभी इस दाव को आपको उसमें जवाब देना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि जब के अभी सिद्धारमैया खुद एक इलीगल इसको ऑक्यूपेंस मानते थे और उन्होंने ट्वीट भी किया था, उसको बुलडोज भी किया था, तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनको कहना चाहिए कि भाई सरकारी जमीन पे जहां जहां अवैध कब्जा है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कोई भी हो, उनको हम वहां से खाली कराएंगे। तो इसमें इफ एंड बट क्यों आप लगा रहे हैं? क्यों इसमें कह रहे हैं कि पात्र हैं, अपात्र हैं? तो सीधा सवाल ये बनता है कि आप पे जो घुसपैठियों पे का जो आरोप कभी अमित शाह लगाते हैं, तो इसमें जरूर दम है कि आप अचानक उसको कभी केरल का बताने लगते हैं, कभी पश्चिम बंगाल का बताने लगते हैं, कभी बीरभूम का बताने लगते हैं। यह बात देखे हुए, जांचे हुए कि आखिर इनका क्रेडेंशियल क्या है। ठीक बात है, इनका क्रेडेंशियल जांचने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं उत्कर्ष जी के पास जाऊं, मैं एक बार ज्योति के पास जाना चाहूंगा। ज्योति, जो पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे कि जरूर इस पर जो राजनीतिक दल हैं उनकी एक्शंस, रिएक्शंस, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, बयानबाजी, ये तो सारी चीजें सामने आ रही है। आम जो लोग हैं वो किस तरह से इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो तुष्टीकरण की सियासत है, इसको कोई मना करे और कोई पक्ष और विपक्ष इस पर हो जाए, यानी कोई आरोप लगाए, लेकिन जो आम जनता है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वो जरूर इसको समझ रहे हैं। बिल्कुल निखिल जी, यहाँ पे मैंने जैसे कहा, वहां पे एक सिविल इंजीनियर से मैं बात कर रही थी, वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे पहले जो 1 साल पहले कुछ भी नहीं था, लोग यहाँ पे नहीं थे, धीरे धीरे यहाँ पे लोग आ गए। उनमें से 90% लोग मुस्लिम ही है, तो छोटे छोटे मतलब वो लोग धीरे धीरे से यहाँ पे कब्जा करते हुए आए। तो वो यही कहते हैं कि, और आरोशा की बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, उन्होंने ये कहा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है ना, प्लास्टिक का कनेक्शन, मतलब इतना कंसर्न लेकर कनेक्शन क्यों दे रहे हैं आप लोग? तो कहते हैं कि हम किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देते हैं तो रूल्स के हिसाब से देंगे। आप ही कहते हैं कि ये कब्जा हुआ है, यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है, तो इन लोगों के लिए इतना कंसर्न क्यों है? और वहां पे लोग कहते हैं कि लैंड माफिया चल रहा है यहाँ पे। उन लोगों से मैं वो लोकलाइट से मैंने बात करते हुए ये सुनने में आया कि लैंड माफिया चल रहा है यहाँ पे। 2-3 लोग हैं वो लैंड माफिया चला रहे हैं यहाँ पे। उन लोगों से 2 या 3 लाख ऐसे पैसे लेना, और वहां पे जो साइट होता है ना, छोटे छोटे जो जगह होते हैं उन्हें वहां पे देना। वो एक्चुअली ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक जगह है, तो वहां पे इन लोगों को कम पैसे में वो घर दे रहे हैं। तो ये सब शॉर्टकट वे से आ रहे हैं। तो
बीजेपी लीडर्स का लोकल एड के साथ साथ लोकल एड का यही कंसर्न है। पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी अभी 1 साल से पहले यहाँ पे ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे, 2 लेआउट है वहां पे, वसीम लेआउट और एक लेआउट है, इतने लोग वहां पे 80 to 90% जो है मुस्लिम ही है, ये लोकल एड की कहना है। और जैसे मिश्रा सर ने कहा और छलवादी नारायण स्वामी जी ने ये भी कहा है कि ये वोट चोरी है, राहुल गांधी जी का वोट चोरी है, यहाँ पे जो इलीगल लोगों को यहाँ पे इकट्ठे करना, उनसे वोट लेना। तो ओवरऑल यहाँ पे देखे तो ये एक मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक आरोप लगा है, वो एक है। और सरकार इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? जो राज्य के दूसरे जगह पे प्रवाह पीड़ित लोग हैं, इतना अफेक्टेड लोग हैं, उन लोगों को आप कॉम्पनसेशन देने में साल भर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्टेट कैसे इंटरफेयर हो सकता है? यहाँ पे लोग भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारी स्टेट का मामला है, इंटरनल मैटर है, जो दूसरे स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर या कोई कांग्रेस के नेता कहे तो हमारे सरकार की नेताएं इतनी दिलचस्पी लेकर उन्हें कॉम्पनसेशन भी दे रहे हैं। मतलब वहां पे ये नहीं लग रहा था कि वो लोग 20 या 25 साल से रह रहे हैं। तो ये तो है, वहां पे इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है और लैंड माफिया भी है वहां पे। जी, लैंड माफिया जाहिर तौर पर अगर खाली जमीन है, कहीं कोई अवैध कब्जा कर रहा है, तो ये एक हमारे देश में मैं कहता हूं कि राज्यों से परे अधिकांश जगहों पर लैंड माफिया सक्रिय हो जाता है और कई बार उसमें मिली भगत भी होती है। लेकिन बहुत सारे सवाल पवन पटेल जी आपके सामने आते हैं। एक तो ये कि अगर लोग केरल के हैं तो बेंगलुरु के होते, कर्नाटक के होते, तो एक बार आप उनको कंपनसेट भी करते। कोई कहीं से बाहर से आकर जिसके पास ना राशन कार्ड है, ना कोई कागज पत्तर है, ना आधार कार्ड है, आप उनको बसाने की बात कर रहे हैं। और तब जबकि ये आरोप सीधे तौर पर लग रहे हैं कि तमाम जो बाढ़ पीड़ित है उनकी आप लोगों ने अभी तक सुध नहीं ली है, तो क्यों ना माना जाए तुष्टीकरण? जब कह रहे हैं तुष्टीकरण, तो और अगर उनकी पॉपुलेशन भी 80-85% लोग उसमें मुस्लिम है, तो आरोप तो लगेंगे ही। अब केसी वेणुगोपाल का विषय भी पूछ लिए। अगर किसी का आधार कार्ड कोई रिपोर्टर ने देख लिया और उसी ने डिसाइड कर लिया सही है कि नहीं है, तो उसके बारे में तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं कि वो सारे लोग कर्नाटक के हैं? वही सारे लोग कर्नाटक के हैं? देखिए, 2 चीजें आई यहाँ पे सामने कि वो लोग अनलीगल थे। अब अनलीगल जब सब कोई बोल रहे तो बुलडोजर चलाया, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तारीफ करना चाहिए कि बड़ी अनलीगल थे तो बुलडोजर चलाए गए। दूसरी बात आई कि वहां उनको खाना खिलाया जा रहा, तो जेल में जो अपराधी होता है उसको भी भोजन कराया जाता है। खाना खिलाने की कोई बात नहीं कर रहा है। बात ये हो रही है कि 5-5 लाख रुपए कंपनसेशन देकर आप उनको फ्लैट्स देने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, फ्लैट देने के पीछे किसी ने ये नहीं बोला कि जो पात्र नहीं है उनको हम फ्लैट देंगे। हर व्यक्ति ने, हर विपक्ष, सरकार ने, डीके शिवकुमार ने यही बोला है। अवैध जो लोग कब्जेदारी है, अब आप सुनिए, जो अवैध कब्जेदारी है पवन जी, उनके पास कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जी, ये बात कही उत्कर्ष जी, 1 मिनट सुनिए। मैं कह रहा हूं जो अवैध कब्जेदारी है वो पात्र कैसे हो सकते हैं? जी, तो वही तो बोल रहे हैं ना कि भाई उसमें अवैध का कुछ ना कुछ तो जांच होगी ना। अगर वहां पे रह रहे थे तो वही तो बोला ना कि हम जांच करेंगे, जो पात्र होंगे उनको दिया जाएगा। ये ऐसा तो नहीं बोला गया कि हम इसको सबको यहाँ से वहां शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी भी ले लेते उत्कर्ष जी, बुलडोजर तो नहीं चलाते। ठीक है, उत्कर्ष जी ये कह रहे हैं कि पात्र के लोगों की बात कही गई है और जो लोग इसके हकदार नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा। दरअसल सियासत इसके पीछे ये है, कोई तुष्टीकरण। देखिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो जो लोग सब लोग रह रहे हैं वो आज यहाँ की लोग नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, कन्नड़ में है, मैं बताऊंगा आपको, सरकार की जमीन है। आप लीगली देखेंगे तो सरकार की जगह को किसी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं संविधान के आधार पर। लेकिन आज खुद सिद्धरामैया ने कहा हम उन लोगों को 10 लाख कंपनसेशन देके हम घर देंगे। किस आधार पर देते हैं भाई? मैंने खुद उस ग्राउंड में गया था, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड ये तो कह रहे हैं कि जांच करेंगे। ये सुनिए, तो ये तो कह रहे हैं जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं पवन पटेल जी, ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया ने कहा है कि पहले जांच करेंगे, जो पात्र होंगे उनको देंगे। क्या ऐसा कहा गया है? नहीं, तो बात यह है, जो लोग सब लोग उधर रह रहे हैं ना कोगिल लेआउट में, उन सभी लोग वो यहाँ की लोग नहीं है, वो बाहर से आया है। उन एक व्यक्ति के सामने भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किस आधार पर देते हैं, किस विचार को? अरे जी बोलिए पवन जी। देखिए, अभी ये तो यही तो भारतीय जनता पार्टी में जो दम्भ है
सरकार से ज्यादा ही पूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लिया, इनके पास पूरा रखा हुआ है। अभी ये कह रहे हैं कि सरकार कहीं भी नियम नहीं कि सरकार की जमीन को हम किसी को दे सकते हैं। ये अलग बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी को जमीन बांटे पड़ी है। सुन लीजिए अडानी अंबानी को जमीन बांट रहे हैं ना। सार्वजनिक लोग सुनिए एक मिनट, 10 बार उधर की सार्वजनिक लोग, उधर का आपका एमएलए अभी सचिव है कृष्ण बैरेगौड़ा को पत्र लिखा है, क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं एक्शन लिया? अभी जब सरकार तब क्या कर रहे थे आप? 11/6/2018 बुलडोजर चलाने का कार्यवाही किसने की? अरे ये बताइए बुलडोजर चलाने की कार्यवाही किसने की? अगर वो लोग लीगल नहीं, अनलीगल है तो आपकी सरकार थी, उधर की सार्वजनिक लोग पत्र लिखा है, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप पूछिए आपके मंत्री से, कृष्ण बैरेगौड़ा उधर की लोकल एमएलए, आप उनको पालन करके पोषण करके आप अभी कह रहे हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। ये बुलडोजर क्या चला है? बुलडोजर आप ही तो बोले, बुलडोजर चला है कि नहीं चला है? बुलडोजर चला, आपने देखा है बुलडोजर चला है, घर गिरे हैं कि नहीं गिरे? ये एक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? एक राजनीतिक इच्छा रहना है। बुलडोजर चलाने की आदेश आपको केरल से आया है। ये अब कोई सोच करके बैठा रहे कि हमें कांग्रेस को गाली देना है, कांग्रेस को तुष्टीकरण से जोड़ना है, तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर वो यहाँ पे है, देश के गृह मंत्री होते हुए इतने सारे जब घुसपैठ के चले आते हैं तो उसका हिसाब किताब तो दे नहीं पाते हो। जहाँ चुनाव लड़ना होता है, जहाँ चुनाव जीतना, वहाँ घुसपैठी ठीक है पवन जी, ये मान सकते हैं। चलिए विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में चलते चलते। देखिए पवन जी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। उत्कर्ष जी आपको डॉक्यूमेंट दिया है और उत्कर्ष जी ने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देके आपसे बात की है। सवाल यह है कि जब कभी भी बुलडोजर एक्शन आपने यूपी में देखा है या मध्य प्रदेश में देखते हैं, तब तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि ये बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने खुद बुलडोजर एक्शन किया और बुलडोजर एक्शन करने के बाद कर्नाटक सरकार के पास वो दम नहीं था कि बुलडोजर एक्शन करने के बाद अपने फैसले पर कायम रहती कि भाई आपने सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है, ये सरकार का इकबाल है। तो आप 2 दिन नहीं टिके, तीसरे दिन से आपने फैसला बदलना शुरू किया, उसको रिहैबिलिटेशन देंगे, 10 लाख रुपया देंगे। तो ये आपको डॉट बनाता है आप पे कि आपकी सियासत में जहां भी तुष्टीकरण आती है तो वहां आपका सारा बुलडोजर फेल हो जाता है। ये आप कंपैरिजन आप इसलिए योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है उत्कर्ष जी, देखिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। कुलदीप सेंगर के ऊपर बुलडोजर चल जाता तो कंपैरिजन हो जाता। क्या उसी जमीन में जितने बुलडोजर चलाया उसी में बसा रहे हैं? देखिए मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। देखिए एक हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्रेडिट ले रही है। ये भाई इस देश में कोई विधान है? वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दिया जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कांग्रेस पार्टी कौन सी बात, किस चीज का तमगा ले रहे हैं भाई? यही सियासत तो मैं कह रहा हूँ, ये सियासत इस देश की है, इसको पहचानिए। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आप ये मणिपुर में आप देख लीजिए, हाईकोर्ट का फैसला था मणिपुर में और हाईकोर्ट ने वापस लिया, लेकिन आप सीधे बीजेपी के खिलाफ। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद। इस तरह से लड़ने चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद, उत्कर्ष जी को धन्यवाद, पवन जी को, विनोद जी को और ज्योति आपका भी शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर जो अवैध कब्जाधारी हैं, जब आप कहते हैं कि जमीन सरकारी है, जो कब्जाधारी है वो अवैध हैं, हमने उनका घर गिरा दिया, फिर उनका कंपनसेशन कैसा? कंपनसेशन तो उनको दिया जाएगा जो लीगली वहां पर अगर रह रहे होते। आप एक बार ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे राज्य के भी नहीं, केरल के हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो केरल के भी नहीं, दरअसल बांग्लादेश के हैं। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, इसलिए आपसे पूछे जाएंगे। और कांग्रेस के लोगों को दरअसल जब कई बार कुछ चीजें नहीं सुहाती हैं तो वो जोर जोर चिल्लाते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए।
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत की। ब्रेक के बाद बंगाल में कोयला होबे के बाद फाटाफाटी खेला। पश्चिम बंगाल में चुनाव के एक्शन से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फाटाफाटी खेला का नया नारा दिया है। खेला होबे के बदले इस बार जबरदस्त खेला का ऐलान किया गया है। सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग को निशाना बनाकर लोगों में यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं और आरोप उन्होंने लगाया कि सही वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। बीजेपी इसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की सियासी संघर्ष मान रही है। बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिए और बाढ़ के लिए जमीन नहीं देने समेत कई मुद्दों पर बंगाल की सरकार को निशाने पर लिया है। ममता बनर्जी ने दुर्योधन दुशासन कहकर उनके बयान का पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 15 साल के ममता सरकार में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का बुरी तरह से शिकार हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि अगले साल जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो हम बंगाल की विरासत और संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। बंगाल की भूमि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो बंगाल के एक बड़े नेता थे। बंगाल की संस्कृति के नाम पर एजेंडा बना और वहीं टीएमसी को बीजेपी की सभ्यता बचाने की जंग से मुकाबला करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री क्या कुछ कहा उन्होंने। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया। क्या कहा उन्होंने, यह भी सुनते हैं। তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে। আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি। জিজ্ঞেস করুন তো 100 দিনের কাজ আপনারা বন্ধ করেছেন। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर और टीएमसी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है, उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सवाल कई सारे हैं, लेकिन सबसे पहले तो यही कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि होटल से अमित शाह को निकलने नहीं देंगे। ये किस तरह की सियासत है? नहीं निखिल, मुझे तो शर्म आना चाहिए, बंगाली होते हुए शर्म आना चाहिए। और ममता बनर्जी किस बंगाली अस्मिता की बात करती है, तृणमूल कांग्रेस किस बंगाली अस्मिता की बात करती है मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं तो बंगाली हूं और मुझे शर्म आना चाहिए। और सिर्फ ये बात जी, तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है ये क्योंकि बार बार बंगाली अस्मिता की बात, और आपको ध्यान होगा कि अगर कोई भी आरोप ममता बनर्जी के ऊपर, टीएमसी के ऊपर लगाया जाता है तो ये कहती हैं कि बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये बंगाल के लोग हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम बंगाल को एक रहने देंगे। सारा कुछ जो उनके ऊपर आरोप होता है वो उसको बंगाल के ऊपर लेकर चली आती है। तो ये अपने आप में देखने की जरूरत है कि कोई भी आरोप जो उनके ऊपर लगाया जाता है वो अपने ऊपर ना लेकर के वो ये शो करती हैं कि वो सारा आरोप जो है वो बंगाल के ऊपर लगाया जा रहा है और बंगाल के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही वो अपनी रैलियों में कहती हैं। जब अमित शाह ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि वो घुसपैठियों से बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है और हम बंगाल के अस्मिता को मिटने नहीं देंगे, अमित शाह को बाहर नहीं निकलने देंगे और बाहर के लोगों को आकर बंगाल के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो सवाल तो यह भी पूछा जाएगा कि बाहर के लोग आखिर कौन है? बाहर के लोग तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो बाहर के हैं। अमित शाह तो आपके देश के गृह मंत्री हैं। हमारे साथ प्रसेनजीत एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जब यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी कहते हैं कि हम बाहरियों को नहीं आने देंगे, और तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बाहरी आखिर है कौन? वो घुसपैठिए जो बांग्लादेश की सीमा क्रॉस करके यहां आए हैं, या अपने देश के गृह मंत्री? देखिए निखिल, उन्होंने कल और एक बात कही है जो शायद आप लोग समझ नहीं पाए। जिस जगह से उन्होंने इस तरह की बात कहे हैं कि हम अगर चाहे तो वो जो प्राइवेट होटल की बात उन्होंने कहा कि उसके बाहर कदम रखने नहीं देते होम मिनिस्टर को, वहां पे उन्होंने और एक बात एकदम टिपिकल बांग्ला में कही है जो उससे भी खतरनाक है। देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं बंगाल में कई सारे क्रूड बॉम्ब पाया जाता है और जिस क्रूड बॉम्ब के कारण कई सारे बच्चे, उनका जो अंग हानि हुआ है, किसी का हाथ उड़ जाता है क्योंकि वो बॉल समझ के खेलने जाते हैं तो उसका पैर उड़ जाते हैं। जी, आपने कई सारी रिपोर्ट्स इसको लेकर फाइल की थी, हमने पहले देखी हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इस टाइप का बॉम्ब को नाड़ू कहते हैं। नाड़ू, आप जानते, पता नहीं, ये एक टिपिकल बंगाली वर्ड है, नाड़ू। जी, तो उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव के समय पे होम मिनिस्टर को बार बार बंगाल आना पड़ेगा तो उनको नाड़ू से स्वागत करेंगे। तो ये बोलने के बाद उनको याद आया कि मैंने बोलते बोलते इतना नीचे तक गिर गया है कि मैंने बम से स्वागत करने की देसी बम, जिसको देसी कट्टा कहते हैं, तो यहाँ पे देसी बम को नाड़ू कहते हैं। तो जो मुर्शिदाबाद में उसका जो लोकल मेड बम कहते हैं, जो मालदा में लोकल मेड बम रहता है, जो साउथ 24 परगना में लोकल मेड बम है, उसको नाड़ू कहते हैं। तो इतना नीचे तक गिर गई है ममता बनर्जी कि देश की होम मिनिस्टर को ये ऐसे करके दिखा रही है। वो इसका पूरा आप बॉडी लैंग्वेज दिख सकते हैं। शायद कल सौरभ हमारा साथी वो उसका वीडियो भी भेजे हुए हैं कि ऐसे करके वो दिखा रहे हैं कि हम नाड़ू से स्वागत करेंगे ममता देश की होम मिनिस्टर को। तो हम ऑडियो विजुअल का पत्रकार है तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी समझना चाहिए। तो नीचे गिरते गिरते ममता बनर्जी, हम जानते हैं कि चुनाव के समय पे कभी कटु कथा ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बम से स्वागत करेंगे, देसी बम से स्वागत करेंगे, होम मिनिस्टर को रास्ते पे निकलने नहीं देंगे। चुनाव अभी देर है, चुनाव तो घोषणा फरवरी में किया जाएगा। तो अब एसआईआर की सुनवाई के समय पे ऐसा क्या हो गया कि होम मिनिस्टर को इस तरह से इस भाषा
इस्तेमाल करते हुए तो क्या अमित शाह की विजिट से क्या प्रसेनजीत दा, क्या अमित शाह की विजिट से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं? और फिर हम अमित शाह की विजिट की भी बात करें आपसे कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि किसी गृह मंत्री को इस तरह से खुलेआम धमकाना, तो ऐसा लगता है ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। देखिए, अमित शाह तृणमूल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका इस 3 दिन का विजिट में उन्होंने अपने पार्टी और अपने पार्टी का जो कार्यकर्ता है उनके साथ आने वाले चुनाव में क्या उनकी चुनाव की तैयारी, क्या उस चुनाव के लिए उनका क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में बात करने के लिए आए थे, या आए थे बोलना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ गए हुए हैं। तो इसके साथ तृणमूल का कोई संबंध नहीं है। पता नहीं किस कारण अमित शाह की एक पॉलिटिकल लीडर, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की सीनियर लीडर, आने वाले 3-4 महीनों में चुनाव है, तो उस चुनाव के लिए तैयारी के लिए वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता से मिले, अपने नेताओं से मिले, पत्रकार वार्ता किए हैं, ये सब किए हैं। तृणमूल के बारे में, उसके कामकाज के बारे में पत्रकार वार्ता किए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में जहां तक तृणमूल की कामकाज के बारे में, तृणमूल की सरकार की कामकाज के बारे में बात की है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो पता नहीं कि उसके बारे में बात करते हुए, उसकी जवाब देते हुए ममता बनर्जी इस तरह की निम्न स्तर की भाषा क्यों इस्तेमाल किया है, एक अपराध की भाषा क्यों इस्तेमाल किया है। निखिल, अगर हम और आप जैसे लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते तो अब तक जेल की हवा खाते, या जैसे दो सवाल। एक तो जो पश्चिम बंगाल के चुनावों का रक्त रंजित इतिहास रहा है, तो क्या इसके माध्यम से ममता बनर्जी जनता को भी मैसेज देना चाहती हैं कि अगर हम इस देश के गृह मंत्री को धमका सकते हैं कि हम बम से आपका स्वागत करेंगे, तो जो हमारे विरोध में होंगे उनका क्या हाल होगा? एक बात। दूसरी बात, अमित शाह का ये जो दौरा रहा है, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें कितना दम भर गया, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। पहली सवाल का जवाब मैं ये बताऊं कि ये धमकियां ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से सबको दे रहा है। एक तो है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है उनको देने की काम वो कई दिनों से, जब से सुनवाई की काम एसआईआर की जो प्रक्रिया, उन एसआईआर की प्रक्रिया में शुरू हुआ है, ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। पहले उन्होंने, आपको याद होगा कि जब माइक्रो ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि अपने लोगों को कि पता करो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का घर कहां है। तो ये एकदम निम्न स्तर की जो गुंडे मवाली होता है, इस तरह की भाषा है। तो ये भाषा उन्होंने पहले वहां पे इस्तेमाल किया। अभी सीधी सीधी तरह से गृह मंत्री के खिलाफ ये भाषा उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। तो इस भाषा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो चुनाव के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ, और साधारण जो लोग हैं, हम जैसे लोग, उनके खिलाफ एक धमकी भरी भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथ में बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस या वामपंथी कार्यकर्ता है या साधारण इंसान है, सबके खिलाफ उन्होंने इस तरह की धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सच में जो ये 3 दिन की सफर है अमित शाह की, वो ऐसे उन्होंने इस सफर को मिनट टू मिनट तय किए थे। उन्होंने हर किस्म की बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनकी मन में एक जोश भर दिए हैं, एकदम बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक, कि इस बार आज जैसे उन्होंने जब बूथ लेवल की कार्यकर्ता से बात किया है साइंस सिटी में, वहां पे उन्होंने बताया कि अपने मन में, अपने हृदय पे लिख लीजिए कि इस बार भाजपा की सरकार। उन्होंने ये जो इस जो कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बताया, उन्होंने बोला कि तृणमूल कांग्रेस की जाना तय है। आप ममता के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए और ये सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस की जाना तय है और
आने वाले दिनों में बंगाल की अस्मिता को कैसे वापस लाना है, बंगाल की संस्कृति को कैसे वापस लाना है, बंगाल की विकास को कैसे पटरी पे लाना है, इसके बारे में सोचिए। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने कार्यकर्ता के अंदर घुसाकर उन्होंने एक जोश की एक स्थिति पैदा कर दिए है। तो इसीलिए हो सकता है कि ममता इस तरह से बौखला गए हैं। जी 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 जी, तो आपका अच्छा आकलन रहा है इस पर, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। पश्चिम बंगाल की सियासत की सारी जो जानकारी है वो हम तक, हमारे दर्शकों तक सीधा साझा करने के लिए प्रसेनजीत बख्शी, बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि मुद्दों की सियासत में किस तरह से मुद्दों की मारामारी हो रही है, सियासत में मुद्दों की मारामारी हो रही है। और यही वजह है कि जी राम जी का जो के विरोध का जो मुद्दा है उसको लेकर के भी सियासत है कि ये मेरा मुद्दा है या तुम्हारा मुद्दा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। दिखाएंगे ब्रेक के बाद। नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जी राम जी, सियासत में मुद्दों की मारामारी आखिर कैसे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ये खींचतान कैसी है ये भी समझिए। ग्रामीण रोजगार नीति में जी राम जी कानून बनाकर एक ऐतिहासिक और निर्णायक बदलाव का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि यह कानून सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव को मजबूत करता है। विकसित भारत जी राम जी कानून के तहत 20 वर्ष पुराने मनरेगा कानून की सारी कमियों को हटाकर एक आधुनिक व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत ऐसे ग्रामीण परिवार जहां 18 साल से अधिक आयु वाले सदस्य हैं, अकुशल श्रम करना चाहते हैं, उन्हें हर वित्तीय वर्ष के दौरान 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सरकार दे रही है। दरअसल मनरेगा कानून में केवल 100 दिन के ही रोजगार मिलने की गारंटी थी। इस नए कानून का मकसद रोजगार पैदा करने के साथ साथ गांवों में मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचा बनाना है। मनरेगा के तहत काम अलग अलग श्रेणियों में फैले हुए थे। नए कानून में काम को 4 मुख्य प्रकार, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े काम और मौसम से जुड़े जोखिमों को कम करने वाले काम तक इसको सीमित किया गया है। यानी रिटेनिंग वॉल बनाना, जो नालियों का निर्माण है बाढ़ को रोकने के लिए, इन तक। इस तरह नए कानून में ग्राम पंचायतों द्वारा बनाए गए विकसित ग्राम पंचायत के प्लान को अनिवार्य किया गया है। यानी कि पंचायतों का पूरा इसमें सरोकार रहेगा। इन योजनाओं को पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय प्रणालियों से जोड़ा जाएगा। यानी इस कानून के तहत पुराने मनरेगा योजना की कमियों को दूर करते हुए पारदर्शिता के साथ में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करते हुए गांव के हर गरीब को रोजगार मुहैया कराने का सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है, लेकिन महात्मा गांधी के नाम को लेकर शुरू हुई सियासत है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कांग्रेस ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि यह कानून गरीब विरोधी है और पंचायतों के अधिकार छीनेगा। लेकिन कैसे यह गरीब विरोधी है और कैसे पंचायतों के अधिकार छीनेगा, यह बता पाने में कांग्रेस के नेता विफल रहे हैं। कांग्रेस का विरोध अभी भी जारी है और 5 जनवरी को उसने योजनाबद्ध तरीके से इस विरोध को और बढ़ाने का ऐलान किया है। सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की बात कह रही है। लेकिन इसे मुद्दों का अभाव कहें या विपक्षी दलों की आपसी होड़ या फिर फूट कि आम आदमी पार्टी इस मामले में कांग्रेस से लीड लेने की हर संभव कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली में केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते यह सियासत का नया चलन हो गया था कि किसी भी मुद्दे पर असहमति जताने के लिए केजरीवाल दिल्ली असेंबली का सत्र बुलाकर केंद्र सरकार की खुलकर आलोचना करते थे। अब यही तरीका उन्होंने पंजाब में अपनाया है, जहां भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाकर जी राम जी
बिल की और उस कानून की खूब लानत मलानत की और इसके विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया। भगवंत मान ने इस कानून को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि दलित विरोधी मानसिकता के कारण यह कानून बदला गया है। भगवंत मान शायद ये विरोध करते समय इस बात को भूल गए कि ये योजना पहले की ही तरह है, सभी गरीबों के लिए है, ना कि सिर्फ दलितों के लिए। तो दलित विरोध वाला जो ये पोस्टर चस्पा करना चाहते वो कहीं इस पर लागू नहीं होता और इसीलिए विरोध के साथ अगर साथी दलों का मुद्दा हथियाने की प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है अगर वो भी मन में रहेगा तो ऐसी गलत बयानी हो जाना लाजमी है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कानून पर राज्य असेंबली में बहस को असंवैधानिक बताया है। नियम कानून और राजनीति को जानने वाले समझने वाले भी कहते हैं कि केंद्रीय कानून में राज्य विधानसभा में चर्चा का कोई औचित्य नहीं है और ना ही ऐसी चर्चाओं का कोई कानूनी उसका संवैधानिक असर ही है और उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसके जरिए सिर्फ सियासत ही चमकाई जा सकती है। वहीं इस सारी सियासत और इस सियासी उठापटक से के दूर पंजाब के लोगों ने एक बार फिर जी राम जी योजना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जी राम जी कानून को दलित विरोधी बताया है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अज जिहड़ा ये प्रस्ताव आया इहदा समर्थन करदा ते मैं सेंटर सरकार नूं ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मैं सेंटर सरकार ਨੂੰ सख्त शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ कहना चाहना कि गरीबां ਦੀ गर्दन ते कहाड़ी रख के चलाउणा, आरा रख के चलाउणा बंद करो, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब सरकार के कदम को असंवैधानिक बताया। पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे, जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जालंधर से जुड़े हुए हैं। गुरमीत, सबसे पहले तो ये भगवंत मान का दांव, इसकी मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखें, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी अपना दांव खेलने की कोशिश कर रही है और ये आम आदमी पार्टी की पुरानी सियासी नीति रही है कि अगर किसी पर दांव खेलना हो, चाहे वो आपके मतलब का हो या ना हो, आपका संवैधानिक अधिकार बनता हो या ना बनता, आप उसको विधानसभा में लाएं, उसकी लानत मलानत करें, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करें। देखिए, जिस तरह से आप पहले ही बता चुके हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब की सरकार या विधानसभा में इस तरह की डिस्कशन या इस तरह का जो एक प्रस्ताव है उसको लाने को ही असंवैधानिक करार दिया है। मगर फिर भी पंजाब में लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा के पटल पर एक दिन का जो ये सेशन बुलाया गया है, इसमें कोई बड़ी लॉजिकल बातें होने वाली हैं। यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, इसलिए हम इस बिल की, इस कानून की खिलाफत करते हैं। मगर हुआ क्या, असलियत में धरातल पर देखने के लिए ये मिला कि मुख्यमंत्री का जब नंबर आया भाषण देने का, उनका सदन में बोलने का, तो उन्होंने लॉजिक क्या दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब का नाम राष्ट्रगान से हटाया जा सकता है, पंजाब के खिलाफ हो गए हैं सब लोग, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई जानी चाहिए और सिग्नेचर मूवमेंट होनी चाहिए, और वो सिग्नेचर मूवमेंट में नाम जो है केंद्र सरकार के पास भेजे जाने चाहिए, मगर इस विस्तार कर जाए। अब अपनी ही बातों में विरोधाभास करते हुए मुख्यमंत्री विधानसभा में ये सब बातें तो रख रहे थे, मगर जो बात थी सीधे तौर पर जी राम जी बिल को लेकर उसको गलत बताया जाना या मनरेगा के प्लस पॉइंट बताए जाने, उसको लेकर कुछ भी नहीं बताया गया। अब दलित वाला एंगल वो सबसे इंपॉर्टेंट था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दलित है
उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ये करना। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है, और मीडिया के एक बड़े सेक्शन ने सवाल उठाया भी कि क्या जातिगत राजनीति में जातिगत वर्गीकरण जो है वो एक गरीब का करना सही है या नहीं है। मुख्यमंत्री साहब को जातिगत वर्गीकरण करने के बजाय यहाँ पर गरीबों के, सभी गरीबों के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। दूसरा, उन्होंने ये नहीं बताया कि जितने समय मनरेगा पंजाब में चलती रही स्पेसिफिकली, उतने समय मनरेगा में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। अब जो भ्रष्टाचार हुआ और उसे सदन के पटल पर माना भी गया, भ्रष्टाचार जो हुआ उस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई पंजाब सरकार ने की, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कितने अधिकारियों को डिसमिस किया गया, कितनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज वहां पर देखी गई। इसके साथ ही भ्रष्टाचार से जो भी ये पिलफरेज हुई है उसमें बड़े स्तर पर जो गरीब है, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज क्लास है, उसके मुंह से निवाला छीना गया। मगर यहाँ पर जो सरकार है इस चीज को बिल्कुल भी जस्टिफाई करने में असफल साबित हुई विधानसभा के पटल पर। एक डिस्कशन था जो बिल्कुल पॉइंटेड डिस्कशन था कि 2 महीने के लिए गरीब है, जो मजदूर है, उसके काम पर ब्रेक लग जाएगा, उसे काम नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। जबकि सच्चाई धरातल पर यह है कि पंजाब में जिस समय बुआई का सीजन होता है या कटाई का सीजन होता है, उस समय किसानों को मजदूर काम करने के लिए नहीं मिलते। जी बिल्कुल, और ये इस बात को ध्यान में रखते हुए दरअसल ये है कि वो मजदूर लाने के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें, ये सारे क्लॉजेज उसमें रखे गए और इसको बहुत विस्तार से समझाया भी गया है। और गुरमीत, मुझको लगता है कि दरअसल जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से जाति का एंगल इसमें ढूंढा गया, जिस तरह से इसमें कमियां जानबूझकर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात समझी जा सकती है कि दरअसल इसके मेरिट में कोई कमी नहीं है। कमी या अच्छाई, जो कुछ भी आप उसको कहिए, दरअसल इस सब के पीछे सियासत है। और यही सियासत है जो जिसकी वजह से ये इस तरह का विधानसभा सत्र बुलाने की कोशिश की जा रही है, बुलाया गया दरअसल। बहुत शुक्रिया गुरमीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।